नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज रामनवमी है, इसलिए सबसे पहले हम आपको अयोध्या के राम मंदिर में हुआ भगवान श्री राम का दिव्य सूर्य तिलक दिखाएंगे। 500 वर्षों में पहली बार ऐसी रामनवमी आई है जब भगवान श्री राम अपने जन्म दिवस पर भव्य मंदिर में विराजमान है। यह सूर्य तिलक कुछ इस प्रकार से किया गया था कि जिस घड़ी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस समय सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के ललाट पर तिलक करें। और आज ये भव्य तस्वीरें आपको भी देखनी चाहिए। इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े मियां छोटे मियां से मिलवाएंगे और ये हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आज 7 साल बाद यूपी के ये दोनों लड़के एक साथ आए हैं और उनका MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला बीजेपी के MY यानी मोदी योगी फॉर्मूले के सामने कहां ठहरता है, इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। और आखिर में आपको यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले पवन कुमार की कहानी सुनाएंगे, जिनके घर में आज भी पक्की छत नहीं है। चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती हैं और पूरे परिवार ने मजदूरी करके 3200 रुपए में पवन कुमार को एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन दिलवाया, जिससे वो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सके। ये कहानी आज हर बच्चे को, हर युवा को देखनी चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब 500 वर्षों के बाद रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ और सूर्य की पूर्ण प्रभाव वाली किरणों से रामलला का सूर्य अभिषेक किया गया, तब कैसे भगवान राम की प्रतिमा का प्रभाव अचानक से बदल गया था और सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के मस्तक और उनके मुख को कैसे सुशोभित कर रही थीं, आज आप भी देखिए। ये तस्वीरें देखने के लिए तो हैं ही, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब सूर्य देव इतने प्रसन्न हुए थे कि वो अपने रथ से अयोध्या आए और इस दौरान उन्होंने पूरे 1 महीने तक अयोध्या में ही निवास किया था और इस कारण अयोध्या में 1 महीने तक रात नहीं हुई थी। और क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी कुल के थे और सूर्य को उनके कुल में मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता था, इसलिए आज रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का तिलक सूर्य की किरणों से किया गया। इसके लिए दोपहर 12 बजे का समय इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति अपने पूर्ण प्रभाव में होती है, जैसी रामनवमी के दिन थी, यानी जैसे उस दिन थी जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जिसे रामनवमी कहते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में बताया गया है कि जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस क्षण में सारी तिथियां दुखी हो गई थीं और उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। इसके अलावा अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी और धूप थी, और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल, मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी। और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से आ रहा था और उस क्षण में
सूर्य की स्थिति भी अपने पूर्ण प्रभाव में थी। और आज भी जब भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, उस समय भी सूर्य की स्थिति अपने पूर्ण प्रभाव में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सूर्य तिलक तब संभव हुआ जब आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ आए और आस्था और विज्ञान का यह मिलन हुआ। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग विज्ञान में विश्वास रखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आस्था को अंधविश्वास मानने लगते हैं। लेकिन आज अयोध्या में जो कुछ हुआ, उससे यह पता चलता है कि अगर आस्था और विज्ञान का मिलन हो जाए तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता। यह जीवन का एक आदर्श मिलन बन जाता है। असल में भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों को पहुंचाकर उनके मुख को सुशोभित करना कोई आसान काम नहीं था। और इसके लिए अष्ट धातु के 65 फीट लंबे 20 पाइप, गियरबॉक्स, 4 लेंस और 4 मिरर यानी 4 दर्पणों को मिलाकर एक विशेष सिस्टम तैयार किया गया, एक अपैरेटस तैयार किया गया, जिसकी मदद से रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ और सूर्य की किरणों को अलग अलग कोण पर मिरर से रिफ्लेक्ट कराते हुए उन्हें भगवान श्री राम के मस्तक तक पहुंचाया गया। इसके अलावा रामलला की प्रतिमा का मुख पूर्वी दिशा में है, इसलिए इन चारों मिरर्स को कुछ इस तरीके से लगाया गया जिससे इसके ठीक उल्टी दिशा से सूर्य की किरणें प्रतिमा की ओर रिफ्लेक्ट हो सके। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स के सिद्धांत पर सबसे पहला मिरर मंदिर की तीसरी मंजिल के सबसे ऊपर वाले शिखर पर लगाया गया। जब सूर्य की किरणें इस मिरर पर यानी इस दर्पण पर पड़ी तो यह इससे रिफ्लेक्ट होकर पाइप में लगे पहले लेंस से होते हुए दूसरे दर्पण से रिफ्लेक्ट हुई। इसके बाद 90 डिग्री के कोण पर जो वर्टिकल पाइप लगा है, वहां से यह किरणें दर्पण नंबर 2 से रिफ्लेक्ट होकर लेंस नंबर 2 और फिर लेंस नंबर 3 पर पहुंची और लेंस नंबर 3 से गुजरते हुए ये किरणें दर्पण नंबर 3 पर पहुंची, जहां 90 डिग्री के कोण पर फिर से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर लेंस नंबर 4 से टकराईं और फिर लेंस नंबर 4 से यही किरणें गर्भगृह में लगे आखिरी दर्पण से होते हुए भगवान श्री राम के मस्तक पर पहुंच गई। और इस तरह 2.5 से 3 मिनट तक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जो आकार में 58 मिलीमीटर का था। और सूर्य की गर्म किरणें भगवान राम के मस्तक पर ना पड़ें, इसलिए इसके लिए विशेष फिल्टर का इस्तेमाल किया ताकि जो किरणें पहुंचे उनके मस्तक तक, वो किरणें शीतल हों, वो गर्म ना हो। बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इस सिस्टम में इससे हर साल रामनवमी पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक अब ऐसे ही हो सकेगा। और यह सिस्टम हर साल सूर्य की बदलती हुई स्थिति में भी उतना ही प्रभावी रहेगा। यानी हर साल जब सूर्य की स्थिति यानी उसकी पोजीशन बदलती रहेगी और सूर्य तिलक दोपहर के वक्त किसी और समय पर भी होगा, तब भी यह सिस्टम सूर्य तिलक के लिए उतना ही प्रभावी होगा जितना आज था। और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आज सूर्य की जिस स्थिति में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, उस स्थिति में सूर्य को फिर से आने में अब 19 वर्ष लगेंगे और वर्ष 2043 में फिर से दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य की किरणों से ऐसे ही तिलक किया जाएगा। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये आस्था और विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन है, जिसमें प्राचीन भारत की पद्धति और संस्कृति दोनों दिखती हैं, आस्था दिखाई देती है। राम मंदिर के पुजारियों का कहना था कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक कारणों से शुभ नहीं होगा, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो पाइप इस्तेमाल किए वो अष्ट धातु के पाइप थे, जिसमें हर पाइप की लंबाई 1 मीटर है और उनका डायमीटर एरिया 200 मिलीमीटर का है। इस पूरे सिस्टम को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने फिट किया है। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डिजाइन किया है। आईआईटी रुड़की की टीम ने इसमें पूरा सहयोग किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम उपकरण बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया है। और अब आपको उन वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं जिन्होंने आस्था का विज्ञान से यह मिलन करवाया और सूर्य तिलक को संभव बनाया। मैं 3.5 साल से काम कर रही हूँ इसमें। कि पहला वाला चैलेंज यही था कि सन्स पोजीशन, क्योंकि आज का वो रामनवमी आज हुआ है, लेकिन अगले साल का रामनवमी 17 अप्रैल को नहीं होता।
6 अप्रैल को होता है तो सन्स का पोजीशन चेंज होता है, तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि सन्स का पोजीशन कौन सा है और उसके बाद कौन सा लाइट ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, तो उनका वो ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। तो कितना मिरर चाहिए, कितना लेंस चाहिए, तो ये कैसे कहाँ रखेंगे, ये सब कहाँ किस वॉल पे जाएगा, कहाँ पे फिक्स करना है, ऐसा करके सब कुछ डिजाइन करना पड़ा। में चुनौती ये है कि थोड़ा सा भी एक छोटा सा एरर हो गया तो मतलब वो तिलक सही जगह पे आएगा नहीं, तो इसीलिए 2 टेस्ट हम लोगों ने किया है। एक तो स्केल मॉडल टेस्ट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में उसका किया है, वो सक्सेसफुल रहा 2.5 साल पहले। उसके बाद में रिसेंटली हमने ऑप्टिका बेंगलुरु में फुल स्केल मॉडल टेस्ट किया है, वो भी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में जो ये गियर बॉक्स है तो उसको यहाँ पे अयोध्या में शिफ्ट किया गया है और ये जो 19 ईयर का जो साइकिल है उसमें हर एक साल जो रामनवमी का तिथि बदलता है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है। अब बीच में एक टेस्टिंग के लिए भी गियर बनाया गया है कि मतलब टेस्ट करना है तो कौन सा गियर यूज़ करके टेस्ट करें, तो वो भी बनाया गया है ताकि एग्जैक्टली हम जब ट्रायल करते हैं और जिस दिन तिथि होती है उन दोनों में कितना फ़र्क आता है वो मेजर करके इस बार 2024 का टीथ यूज़ किया गया है, अगले साल 2025 का टीथ यूज़ करेंगे। आज दोपहर 12 बजे जब अयोध्या में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के नलबाड़ी में थे, जहां उनकी एक रैली हो रही थी और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम के नारे लगाए और वहां शामिल लोगों को यह भी बताया कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक होने वाला है। और दोपहर 12 बजे जब शुभ मुहूर्त में सूर्य तिलक आरंभ हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी अपने विमान में कुछ इस तरह से अपने जूते उतारकर कुर्सी पर बैठ गए और सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण उन्होंने देखा और इस दौरान उनका हाथ उनके हृदय पर था और वो लगातार भगवान राम का नाम जप रहे थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आज राम नवमी का पवित्र पर्व भी है। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो राम नवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज रामनवमी पर हम आपको ऐसी 5 बातें बताना चाहते हैं जो आप भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली सीख है, परिवार को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के कारण राज्याभिषेक से पहले 14 वर्षों के वनवास का पालन किया और सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध लड़ा और सदैव लक्ष्मण के साथ रहकर अपने बड़े भाई होने का भी धर्म निभाते रहे और बताया कि परिवार सबसे बड़ा होता है। दूसरी सीख है, मर्यादाओं को कभी मत भूलिए। जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब उसने कहा था कि वो इतनी विशाल सेना होते हुए भी, इतनी शक्ति होते हुए भी सिर्फ इसलिए भगवान श्री राम से युद्ध हार गया क्योंकि उसने मर्यादाओं का मान नहीं रखा और वो चरित्रहीन हो गया था। तीसरी सीख यह है कि अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। जब रावण मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा था तब उसने कहा कि वो इसलिए हार गया क्योंकि इस युद्ध में उसके अपने ही उसका साथ छोड़कर चले गए और उसके भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया। लेकिन लक्ष्मण पल पल
अपने बड़े भाई श्री राम के साथ रहे और इसलिए रावण इतनी विशाल सेना होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी हार गया। चौथी सीख है, कई बार आक्रमण और क्रोध जरूरी होता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन जब रावण जैसी बुराई का विनाश करना था तो उन्होंने अस्त्र उठाकर युद्ध लड़ा, जिससे यह पता चलता है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाना कई बार जरूरी हो जाता है। और पांचवी सीख यह है कि जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। रावण से भगवान श्री राम की लड़ाई राजपाट या पैसे को लेकर नहीं थी, जमीन को लेकर नहीं थी, यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता माता का हरण किया, यह सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी और स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है यह भी समझना चाहिए। और जब आप ये सारी बातें भगवान श्री राम के जीवन से सीख लेंगे तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे और उसे प्रभावी भी बना पाएंगे। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भगवान श्री राम के नाम पर अब हमारे देश में राजनीति भी कितनी होती है, और सबसे ज्यादा राजनीति हुई पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 1 महीने से रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका जता रही थी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो टीएमसी राम मंदिर का विरोध करती थी, आज उसी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति का चरित्र कैसा है। कितना पुलिस है, कितना पीटोगे हमको? पास में मैंने बहुत गोली देखा, बहुत डंडा का बाड़ी मैंने खाया। मैं इसमें डरते नहीं है, मैं लड़ते जानते हूं, मैं डरफूक नहीं हूं, मैं काफिर नहीं हूं, मैं कवर्डाइज नहीं हूं। तो कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ और रामनवमी पर जो शोभा यात्राएं निकाली जानी थी, बीजेपी ने जिसके लिए इतनी अदालत तक वो पहुंच गए थे, वो भी हुई और टीएमसी ने भी अपनी शोभा यात्रा निकाली। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े मियां छोटे मियां से मिलवाएंगे और ये हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आज दिल्ली के पास गाजियाबाद में बड़े मियां और छोटे मियां यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 7 साल बाद पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह दावा किया कि इस बार देश और उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है और बीजेपी 150 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग आधे घंटे तक चली, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई, बयान दिए। आज सुबह से ही इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें भी जरूर बताना चाहेंगे जिन पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया। तस्वीरें देखकर तो लोग तालियां बजा रहे हैं, तस्वीरें तो बहुत पसंद आ रही हैं लोगों को, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। पहली बात, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में शायद इसलिए हुई क्योंकि गाजियाबाद की सीट गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिली है और इससे पता चलता है कि आज अखिलेश यादव शायद गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी के मेहमान थे और इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल पूछा गया। गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस बात पर लगातार जोर दिया कि ज्यादा सवाल अखिलेश यादव से पूछे जाएं और राहुल गांधी से कम सवाल पूछे जाएं। अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा। ANI से शालिनी। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा प्लीज। उन्होंने कृपया लगा दिया इसलिए अब हमसे पूछिए। हाँ रंजीता
अखिलेश जी से। हाँ, अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही, अखिलेश जी से नहीं, मैं सवाल पहले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि भाई अखिलेश जी की भागीदारी भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन पत्रकार लगातार सिर्फ राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहते थे, इसलिए कहना पड़ा कि अब राहुल गांधी से नहीं, कुछ सवाल अखिलेश जी से भी पूछिए। राहुल गांधी इस गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहकर बुला रहे थे और अखिलेश यादव इसे बार बार पीडीए गठबंधन कहकर बता रहे थे, जिसका मतलब होता है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इसका मतलब है पीडीए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में है और अखिलेश यादव इसका नाम रख रहे हैं पीडीए। चौथी बात, जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी के ये दोनों लड़के यानी बड़े मियां छोटे मियां साथ क्यों नहीं आए, यानी तब ये कहां थे, तो अखिलेश यादव इस सवाल का कोई खास जवाब दे नहीं पाए। और पांचवी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को मीडिया का सवाल जो पसंद नहीं आया उसे उन्होंने बीजेपी का सवाल बता दिया। राहुल गांधी से जो पहला ही सवाल आया उस पर वो नाराज हो गए। राहुल गांधी से जब यह पूछ लिया एक पत्रकार ने कि क्या वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सवाल बीजेपी का सवाल है। पूरा सवाल और जवाब आप देखिए। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो राहुल गांधी आजकल मीडिया को बहुत दोष देते हैं, पत्रकारों को दोष देने लगते हैं और उन्हें न जाने किस बात की परेशानी है, किस बात की नाराजगी है मीडिया से। अपनी रैलियों में भी वो बार बार मीडिया को दोष देते हैं। जब वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब कोई उनसे कोई सीधा सवाल पूछ ले तो कहते हैं कि ये बीजेपी का सवाल है। हालांकि इस सवाल में कुछ गलत नहीं था, पत्रकारों ने सिर्फ यही तो पूछा कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और ये सिर्फ पत्रकार नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी और जो पार्टी कहेगी वो वही करेंगे। लेकिन क्या यह बात आपके गले उतरती है कि राहुल गांधी आज एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना पार्टी उनसे कह सकती है कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है या यहां से नहीं लड़ना है? या पार्टी में उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पहले इंतजार करेंगे कि बैठक होगी सीईसी की और उस बैठक में तय किया जाएगा कि राहुल गांधी का भविष्य क्या है, उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है? लेकिन आज उन्होंने ये बताया कि वो भी पार्टी के एक आम सदस्य हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं, एक आम नेता हैं और पार्टी हाईकमान फैसला करेगा और फिर वो तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। वो ये बताना भूल गए कि वो खुद भी पार्टी हाईकमान ही हैं। यह भी इत्तेफाक की बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रामनवमी का ही दिन चुना, जबकि दोनों ही पार्टियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यूपी के ये दोनों लड़के, जिनमें राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं, अखिलेश यादव 50 वर्ष के हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में कोई उलटफेर कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बुनियाद है मुस्लिम वोट, यादव वोट और ओबीसी वोट। मुस्लिम, यादव, ओबीसी, अगर ये सारे वोट इस गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो गए तो उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर ये कर सकते हैं या बीजेपी को थोड़ा कमजोर तो कर ही सकते हैं और ये गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और लगभग 50% ओबीसी समुदाय के वोट हैं, जिनमें यादवों के 9% वोट भी शामिल हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ओबीसी समुदाय के आधे और मुसलमानों के सारे वोट अगर मिल गए तो यह गठबंधन चुनावों में 45% वोट के आसपास लेने में कामयाब हो सकता है।
और अगर दलित और आदिवासी समुदाय के भी कुछ वोट जुड़ गए तो यह गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो। और इसीलिए अखिलेश यादव इस गठबंधन को बार बार पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का गठबंधन बता रहे हैं, और उन्होंने चुनाव में टिकट भी इसी फॉर्मूले के आधार पर बांटे हैं। यानी उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो ये है। देखिए, वो लक्ष्य है दलित, मुस्लिम, ओबीसी। ये उनका पूरा लक्ष्य है, ये उनका वोट बैंक है। अब जिन 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें सबसे ज्यादा 33% यानी 18 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं। 7% यानी 4 उम्मीदवार यादव और मुस्लिम समाज से हैं। यह ब्रेकअप है। अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट शायद इसलिए नहीं दिए इस बार, क्योंकि वो जानते हैं कि इस गठबंधन में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और यादव और ओबीसी वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। यानी दोनों ने अपने अपने काम और वोट बैंक बांट लिया है, जो कि अच्छी रणनीति भी हो सकती है। मुसलमान वोट बैंक को लाने का काम है कांग्रेस का, जो वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उसका बहिष्कार करके सारा होमवर्क कर चुके हैं, और ओबीसी और यादवों को लाने का काम है अखिलेश यादव का। और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का M+Y वाला गठबंधन है, जिसका मतलब होता है मुस्लिम प्लस यादव। और इस गठबंधन का मुकाबला भी M+Y से ही है। जो बीजेपी का M+Y है, उसका मतलब है मोदी प्लस योगी। हालांकि यहां एक एक्स्ट्रा जानकारी यह है कि मुसलमानों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार नहीं दिए हैं। देखिए, दोनों मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 15 पर उसने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, और इन 15 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही मुसलमान हैं। और ओबीसी समुदाय से भी सिर्फ 2 नेताओं को ही कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि राहुल गांधी सुबह शाम जितनी आबादी उतना हक की बात करते रहते हैं। हकीकत यह है कि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावों में टिकट दिए हैं। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 46 उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित किए हैं, जिनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम नेताओं को उसने टिकट दिया है। यानी सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार बीएसपी उतार रही है। वैसे आज आपको वर्ष 2017 के नतीजों को भी याद रखना चाहिए, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर गठबंधन करके यह चुनाव लड़ा था। लेकिन तब इन्होंने क्या कर लिया था? दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की 403 में से सिर्फ 54 सीटें मिली थीं। यह आपको भूलना नहीं चाहिए। 2017 में इन दोनों ने मिलकर लड़ा, सिर्फ 54 सीटें मिली, और तब बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। और उस समय समाजवादी पार्टी को लगभग 22% और कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को उस चुनाव में 40% वोट मिले थे। इसलिए आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि यह गठबंधन कोई नया नहीं है, यह कोई नया प्रयोग नहीं है, और यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक बार बुरी तरह से फेल हो चुका है। यह पिक्चर एक बार पहले फ्लॉप हो चुकी है। अब उसी फिल्म को दोबारा से राजनीति के सिनेमाघरों में रिलीज करने की कोशिश हो रही है। वही स्टार कास्ट अब दोबारा आ रही है, वही पोस्टर है, वही स्टार कास्ट है, वही बड़े मियां छोटे मियां अब दोबारा से रिलीज हो रही है। और यह फिल्म 2017 में पहले बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की जो कोशिश है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू वोट बैंक है वो जातियों के नाम पर बंट जाए, ओबीसी के नाम पर बंट जाए, दलितों के नाम पर बंट जाए। यानी हिंदू वोट बैंक जो है उसके अलग अलग छोटे छोटे हिस्से बन जाएं, जातिगत समीकरण के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से। और मुसलमान वोट बैंक तो पूरा इनका है ही, ये जानते हैं कि इनके नाम पर पूरा मुसलमान वोट आ जाएगा इनके पास। अब बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ये पूरा जो हिंदू वोट बैंक है 80% का, ये पूरा एकजुट हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, और जो दलित और ओबीसी हैं उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी ने चलाई हैं उनके नाम पर, जो अलग अलग योजनाएं दी जा रही हैं, जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही है, उज्ज्वला योजना हो रही है, और जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसके नाम पर जो लाभार्थी हैं, ये लाभार्थियों का अपना एक वोट बैंक होगा, जो ये कहते हैं कि हमें मोदी सरकार से बहुत फायदा हो रहा है, चाहे उनकी जाति कुछ भी है। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो राम मंदिर के नाम पर इस वोट बैंक में जुड़ जाएंगे।
तो जितना हिंदू वोट बैंक बटेगा जातियों के नाम पर, उतना राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फायदा होगा, और जितना ये हिंदू वोट बैंक एक साथ आएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, उतना बीजेपी को फायदा होगा। अब होगा क्या आगे, ये आपको 4 जून को नतीजों में पता चल जाएगा। आज इन चुनावों को लेकर हम भी आपसे एक विश्लेषण शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। अभी तक चुनावों का क्या आकलन है? आप भी बाहर जाते होंगे, तो आजकल मैं भी जब बाहर जाता हूं तो सभी लोग चुनावों की बात करते हैं और पूछते हैं क्या होने वाला है, सब यही जानना चाहते हैं। तो ये लोकसभा का शायद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बाहर सड़कों पर लोग ये नहीं पूछ रहे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, बल्कि वोटिंग से पहले ही लोग ये मान बैठे हैं कि आएगा तो मोदी ही, और बहस अब इस बात पर है कि अब की बार 400 पार होगा या नहीं, और बीजेपी 370 जीतेगी या नहीं जीतेगी। लोग ये पूछते हैं 370 आ जाएंगी, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, लेकिन वो ये मानकर बैठे हैं कि मोदी तो आएंगे ही। ज्यादातर लोगों को ये यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार नहीं सकते। अब जीतें चाहे कितनी भी सीट से, भले ही सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी हार नहीं सकते। और इसका बड़ा कारण यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि विपक्ष का कोई भी नेता उनके आसपास दिखाई नहीं देता, देश की जनता को भी नहीं दिखाई दे रहा। विपक्ष के चुनाव प्रचार में उस तूफानी जोर की कमी दिखाई देती है जो एक जमी जमाई सरकार को उखाड़ सके। चुनाव से पहले एक तूफान होता है विपक्ष का, जिससे लोगों को लगता है कि यह तूफान सरकार को उखाड़ सकता है, लेकिन वो तूफान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला बड़ा कारण है मजबूत विपक्ष की कमी, और विपक्ष के पास कोई मजबूत नेता ना होना, जिसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, बीजेपी को सीधा फायदा मिल रहा है, क्योंकि लोग वोट अगर नहीं डालेंगे मोदी को तो किसको डालेंगे, दूसरा चेहरा ही नहीं है। दूसरा फैक्टर है कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी एक अलग वोट बैंक बन चुके हैं। राम मंदिर से प्रसन्न होने वाले हिंदू वोटर और वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद पर गौरव महसूस करने वाले वोटर्स की संख्या प्रधानमंत्री मोदी को आसानी से जिता सकती है। तीसरा फैक्टर है हिंदी बेल्ट वाले राज्यों पर प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत पकड़, जहां उनका हारना मुश्किल लगता है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हारना मुश्किल है। लेकिन असली खेल कहां हो सकता है? 3 राज्य ऐसे हैं जो पूरा गेम पलट सकते हैं, और वो राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। और इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। ये तीनों राज्य सीटों के मामले में पूरे दक्षिण भारत के बराबर हैं, और यही असली खेल हो सकता है। अगर यहां ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने मोदी के रथ को रोक लिया तो बीजेपी का तूफान थम सकता है। पर ऐसी स्थिति में भी मोदी हारते हुए नहीं दिखते, सिर्फ कम सीटों से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देश में विपक्षी दल यह भी कह रहे हैं कि इस बार क्षेत्रीय दल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और वो जमीन पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, और लोगों को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा। मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, और विपक्षी दल आज भी पारंपरिक राजनीतिक फॉर्मूले के हिसाब से मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कमजोर है। दूसरा, विपक्ष कुछ नया नहीं सोच रहा, और आज भी वो पारंपरिक फॉर्मूले से ही चुनाव लड़ रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? जातियों का फॉर्मूला कि जातिगत राजनीति की जाए, अल्पसंख्यकों का फॉर्मूला, क्षेत्रीय पहचान का फॉर्मूला, बेरोजगारी और महंगाई का फॉर्मूला, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी वो सोचते हैं कि अब शायद 10 साल के बाद लोग मोदी सरकार से थक चुके हैं। ये सारे वो थ्योरीज हैं जो इससे पहले पारंपरिक राजनीति में चला करते थे, लेकिन जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इस थ्योरी को प्रधानमंत्री मोदी कई बार इसको हरा चुके हैं, इस थ्योरी को, इसको झूठा साबित कर चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष को यह भी उम्मीद है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और चुनावी बॉन्ड इतने बड़े मुद्दे बन जाएंगे कि देश की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए 1977 की तरह शायद खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये मुद्दे मीडिया की हेडलाइंस तो बन सकते हैं, न्यूज चैनल्स में इन पर डिबेट तो शायद हर रोज हो रहे हैं, लेकिन बेहतर जीवन के लिए संघर्ष करने वाले गरीब आम लोगों के लिए ये सारे मुद्दे शायद हैं ही नहीं। देश की गरीब जनता को ईडी से, सीबीआई से, चुनावी बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है। उसे यह देखना है उसका राशन कैसे आ रहा है, उसे यह देखना है कि उसका जीवन स्तर बेहतर कैसे हो सकता है, उसे मकान कैसे मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आप बीजेपी का आकलन अगर सही भी है
तो ये लैंप पोस्ट चुनाव हो सकता है। यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी एक लैंप पोस्ट को भी अपना उम्मीदवार बना दें तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी की रणनीति ये है और बीजेपी इसी विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ रही है कि हम किसी को भी टिकट दे दें। जो टिकट है असल में वही सर्टिफिकेट है, निर्वाचन टिकट जो है वही निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। बीजेपी ये सोचकर इस बार चुनाव लड़ रही है, यही सोचकर उन्होंने टिकट भी बांटे हैं और इसीलिए मजाक में लोग कहते हैं कि अगर लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दिया तो वो भी जीत जाएगी। चुनावी विश्लेषकों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस चुनाव में अभी दिलचस्पी कोई बची नहीं क्योंकि मैच ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भारत और अफगानिस्तान का फाइनल होने वाला है, उसमें लोगों की रुचि ही नहीं है क्योंकि वन साइडेड है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मैच होगा, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा जिससे यह तय होगा कि क्या माहौल और जमीनी सच्चाई एक ही है। यानी जो माहौल हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो टीवी पर देखते हैं, जो डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो बाहर सड़कों पर लोग कह रहे हैं, यह माहौल है। लेकिन जमीनी हकीकत, क्या माहौल और जमीनी हकीकत एक है या मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे माहौल के घने बादलों से हम जमीनी सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर यह बात साबित हो जाए कि माहौल का ऐसा गहरा बादल है कि ऊपर से उस बादल के थ्रू हम जमीन को देख ही नहीं पा रहे हैं। अब दोनों में से क्या चीज सही होगी यह चुनाव के बाद पता चलेगा। इस बात को आप प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के आज के बयानों से समझिए, क्योंकि ये दोनों ही नेता यह सोच रहे हैं कि बीजेपी बहुत बुरा प्रदर्शन करने वाली है और बैठे बैठे उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार में जाकर हाथ जोड़ना है और ऐसे हाथ हिलाना है और जनता उन्हें वोट दे देगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें पहले ऐसा लगता था कि बीजेपी 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब बीजेपी 150 के पार भी जा नहीं पाएगी। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को एक बात यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 2 चुनावों में जो कांग्रेस का सक्सेस रेट रहा है वो रहा है 10% के आसपास। यानी जब वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 40 जीतते हैं। पिछली बार उन्होंने 52 सीटें जीती थी और उनका सक्सेस रेट था पिछले चुनाव में 8-9% के आसपास। उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर वही सक्सेस रेट रहता है, वैसी ही परफॉर्मेंस रहती है, तो इस बार कांग्रेस मान लीजिए 300 सीटें लड़ रही है और 10% सक्सेस रेट हम मान भी लें तो भी कांग्रेस की 30 सीटें आएंगी। इस हिसाब से बीजेपी कहती है 400 पार, इस हिसाब से कांग्रेस को की चुनौती होनी चाहिए 40 पार। यानी एक पार्टी कह रही है कि 400 पार और दूसरी पार्टी के लिए 40 पार पाना भी मुश्किल हो सकता है। एक ही तरीका है कि माहौल के बादल में हमें जमीन दिखाई नहीं दे रही, यह अलग बात है। और अगर ऐसा होता है तो फिर यह चुनाव बड़ा ही चुनौतीपूर्ण भी होगा और आने वाले चुनावों के लिए, नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी होगा। मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख होगा अगर इसमें कोई उलटफेर होता है तो। लेकिन आज की स्थिति ऐसी लगती है कि नरेंद्र मोदी का हारना लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा है अभी। हां, सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सीटें कितनी आएंगी? 250 आएंगी, 300 आएंगी, 350 आएंगी। अभी सारे लोग जो बाहर हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी इत्तेफाक है कि आज रामनवमी है और आज ही के दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, जिनमें पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे ज्यादा 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आप ये तिथि याद कर लीजिए, 19 अप्रैल। और इनमें 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जहां एक बार में ही 19 अप्रैल को सारी वोटिंग हो जाएगी।
जिनमें तमिलनाडु और उत्तराखंड प्रमुख हैं। तो सोचिए, तमिलनाडु में पूरा चुनाव 19 को खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। बड़ी बात यह है कि पिछली बार बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीती थी और तमिलनाडु में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इन राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर की 1, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 1, महाराष्ट्र की 5, पश्चिम बंगाल की 3 और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की 15 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नक्शे पर आप देख लीजिए, जो लाल रंग से आपको जगह दिखाई दे रही है राज्य, वहां चुनाव है 19 अप्रैल को। पिछली बार इन्हीं 102 सीटों में से सबसे ज्यादा 40 सीटें बीजेपी ने जीती, 24 डीएमके ने, 15 कांग्रेस ने, 3 बीएसपी ने, 2 सीटें एलजेपी और समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट जेडीयू ने जीती थी पिछली बार। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पिछली बार इन 102 सीटों में से सिर्फ 56 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 40 सीटें जीत उन्हें मिल गई थी 40 पर। इन 40 सीटों में भी 34 सीटें बीजेपी ने 1 लाख वोटों के अंतर से जीती थी। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में, और सिर्फ 1 सीट 10,000 से कम वोटों के अंतर से बीजेपी ने उस समय जीती थी। जबकि कांग्रेस ने इन्हीं 102 सीटों में से पिछली बार 63 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 15 सीटें उसने जीती और इनमें भी 1 सीट उसने 2,000 से कम वोटों के अंतर से जीती और 12 सीटें 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी ने भी जीती थी। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव यह है कि बीजेपी अब इन 102 सीटों में से इस बार 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार उसने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस इस बार 77 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार 63 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। 19 अप्रैल को जो 102 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें से 38% सीटें अकेले तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु में 19 अप्रैल को एक साथ सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाएगा। पिछली बार तमिलनाडु में डीएमके ने सबसे ज्यादा 24 सीटें, कांग्रेस ने 8, सीपीआई और सीपीएम ने 2-2 और एआईएडीएमके ने 1 सीट पर चुनाव जीता था। लेकिन इस बार तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी मेहनत की है और तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई कोयम्बटूर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां बीजेपी को चुनावों में औसतन 30% से ज्यादा वोट मिलते हैं। और पिछली बार बीजेपी सीट पर सीपीएम के बाद दूसरे नंबर पर थी और उसे तब 31% से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार के अन्नामलाई की इस सीट को तो वो जीत ही जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने जो मेहनत की है उससे तमिलनाडु में उसे कुछ और सीटें मिल जाएंगी या फिर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो तो जरूर बढ़ ही जाएगा। अब सीटें कितनी मिलेंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि वोट परसेंटेज उनका जरूर बढ़ेगा। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। तमिलनाडु में पिछली बार बीजेपी ने 39 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 5 पर, जहां उसे सिर्फ 3.5% वोट मिले। लेकिन इस बार बीजेपी तमिलनाडु में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में इस बार डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन टूट गया है। एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी है और ये दोनों पार्टियां अब अकेले चुनावी मैदान में हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एआईएडीएमके जो है वो तमिलनाडु में वही काम कर रही है जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी कर रही है। बीएसपी कहने को तो बीजेपी की लगातार आलोचना करती है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि बीएसपी बीजेपी को ही फायदा कराएगी। इसी तरह एआईएडीएमके भी लगातार बीजेपी की आलोचना करती है, लेकिन हो सकता है वो तमिलनाडु की बीएसपी बन जाए। अब आखिर में आपको इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के बारे में हम बताना चाहते हैं, जिनकी कहानियां खास तौर पर हमारे देश के बच्चों को और युवाओं को बहुत कुछ सिखा सकती है। पहली कहानी देखिए, उत्तर प्रदेश के पवन कुमार की कहानी है, जो इस बार 239वीं रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए। बुलंदशहर के इस गांव में इस टूटे फूटे घर को आप देखिए, जहां पवन कुमार रहते हैं और जहां वो पढ़ाई करते थे। मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। देखिए, यह है पवन कुमार का घर। इस घर में पक्की छत तक नहीं है और पक्की छत की बजाय इस घर में त्रिपाल और प्लास्टिक की छत लगी हुई है। घर में बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन गांव में बिजली हमेशा रहती नहीं है। घर में चूल्हे पर खाना बनता है और पवन की मां और बहन खाना बनाने के लिए
चूल्हे में जलाने के लिए जंगल से लकड़ियों को आज भी लेकर आती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो उन्हें मिल गया, लेकिन गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। घर में इतनी तंगी है कि कुछ वर्ष पहले जब पवन को पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए था तो पूरे परिवार ने मजदूरी करके 3200 रुपए में पवन कुमार को एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन दिलवाया था। 21 वर्ष के पवन कुमार, माफ कीजिएगा 24, सिर्फ 24 साल के हैं, ऐसे घर में पढ़ाई की और यूपीएससी की परीक्षा पास की। सोचिए, एक गरीब किसान के घर में जन्मा यह छात्र अपने हालात को बड़ी आसानी से दोष दे सकता था और यह कह सकता था असहाय बनकर कि मैं कर ही क्या सकता हूं, मेरे हालात इतने खराब हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कह रहा हूं जो अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास माहौल ठीक नहीं है, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अगर इस माहौल में, इस गरीबी में रहते हुए एक युवा यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सभी परिवार बालक बच्चों ने मिलकर जुलकर हमने सबने मेहनत मजदूरी करके अपने उसको जो पैसा देते रहे, पढ़ाते रहे, चलते रहे, उसको हिम्मत बांधते रहे भैया पढ़। इस मकान की स्थिति में, ऐसी में हालत में उसने भी काफ़ी प्रयास किया। मोबाइल उसको जो सेकंड हैंड दिवाया हमने, मेरे भैया नए की तो स्थिति नहीं है, तो 3200 को आया, हमें तो बहुत महंगा लगो। ऐसे मानो जैसे 30 लाख 32 लाख को पढ़ो। सगरे बालक बड़े ने मेहनत करी, भैया आपको मोबाइल दिवाया, ऑनलाइन पढ़ाइए, बाहर पढ़ाइए, जब जाए कि उसको आदमी की तरह के लग रहेगा, अपने हिले से पढ़ते रहेगा। और पढ़ाई उसने बस इसी छप्पड़ में रह के बहुत कठिनाई से पढ़ाई करी उसने। क्या सहयोग दिया था आपके परिवार ने उसके लिए, कैसे काम करते थे, इतनी बड़ी पढ़ाई उसने की है? सर हम तीनों बहन और मम्मी पापा, हम सब मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे और उसकी पढ़ाई के लिए उसे सहयोग करते थे। तो जीवन में सफलता पैसे से नहीं आती है, एयर कंडीशनड कमरों से नहीं आती है, सुख सुविधाओं से नहीं आती है। जीवन में सफलता मिलती है इच्छा शक्ति से। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, लोहे की तरह अगर आपके इरादे हैं, और परिश्रम से। अब एक और कहानी सुनिए। आंध्र प्रदेश के उदय कृष्ण रेड्डी की 780वीं रैंक आई है और उनकी कहानी बड़ी अलग है। वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, फिर सुन लीजिए, पुलिस कांस्टेबल थे और एक सीनियर सर्कल इंस्पेक्टर उन्हें पसंद नहीं करता था, जो उनका बॉस था। और एक दिन उसने 60 पुलिसकर्मियों के सामने उदय कृष्ण रेड्डी को अपमानित किया और इससे दुखी होकर वर्ष 2018 में उदय कृष्ण रेड्डी ने पुलिस में कांस्टेबल के पद से अपनी नौकरी छोड़ दी और निश्चय किया, प्रण लिया कि इस अपमान का जवाब वो एक बड़ा अफसर बनकर देंगे। और अब उनका समय, उनका टाइम आ गया है। अब आप सोचिए, ये पुलिस कांस्टेबल जो 2018 में अपनी नौकरी छोड़ चुका है, उसके बाद इसने मेहनत की और आज 2024 में अब यूपीएससी का एग्जाम पास करके ये शायद अपने उस बॉस का भी बॉस बनेगा जिसने इसे अपमानित किया था। और अब आपको यूपीएससी की परीक्षा में सफल रहने वाले उस छात्र के बारे में बताते हैं जो रैंक लिस्ट में सबसे आखिर में है। ये हैं महेश कुमार, जो बिहार के शेखपुरा में सिविल कोर्ट में क्लर्क की नौकरी करते हैं और वो नौकरी करते हुए ही परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। 2 बार वो नाकाम रहे, लेकिन तीसरे प्रयास में उनकी 1016वीं रैंक आई है। यानी 1016 की ये लिस्ट है और इस लिस्ट में उनका आखिरी नाम है। महेश कुमार का नाम कामयाब छात्रों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर 1016वें नंबर पर आ गया है। ये क्लर्क हैं, लेकिन किस्मत भी देखिए कैसे 1017 अगर इनकी रैंक आई होती, एक नंबर भी अगर इनका कम छूट गया होता तो शायद आज हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो इनकी लास्ट पोजीशन आई है, लास्ट रैंक 1016वीं रैंक। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो देंगे वही लौट कर आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। नमस्कार।